हेलो एवरीवन। आज से स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिक्स के वीवीआई सवाल्स और इससे पहले करवा चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैट का, जो आशा करते हैं कि आप लोग सभी इलेक्ट्रोस्टैट की अच्छे से तैयारी कर चुके होंगे। इसके बाद अब लेकर आए हैं आप लोगों के लिए यानी 12th बोर्ड बिहार बोर्ड के लिए जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वीवीआई सवाल सब्जेक्टिव टाइप करवाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज देखिए कौन कौन से सवाल ये आपका सब्जेक्टिव टाइप है, इस पे मैं बात करने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है। इन सवालों को आप लोग कर लेते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन के नियम को लिखें, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखने के लिए बोला जा रहा है, यानी राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो सबसे पहले समझ लें ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए, ये सरफेस हुई, यह है रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक सतह है। इस पे रेज ऑफ लाइट आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ये क्या हो गया? आपतित। आपतित किरण, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे ये आती है उस पे एक नॉर्मल दे दो, ये हो गया n, जिसको यहां पर बोलते हैं अभिलंब। ये हो गया अभिलंब। ठीक है, और ये यहां पर देखिए अभिलंब के साथ एक एंगल बनाया जा रहा है, किसके द्वारा? आपतित किरण के द्वारा। तो इसको बोला जाता है आई, जिसको बोलते हैं आपतन कोण। यानी यहां पे आई क्या है? तो ये है आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए, जो रेज आती है इस तरीके से और इस तरह से चली जाती है, तो ये जो किरण हुआ इसका नाम है परावर्तित। परावर्तित किरण ये हो गया। और ये जो एंगल बनाएगी यहां पे, ये होगा आर, यानी ये जो आर है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, यानी ये हो गया यहां पे परावर्तन कोण। तो ये हो गया, देखिए प्रकाश का परावर्तन। आएगी लाइट रेज, टकराएगी और फिर उसी मीडियम में लौट जाएगी। तो यही क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है, ये परावर्तित किरण है, तीनों एक ही समतल में है। एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होता है, मतलब आई और आर ये दोनों आपस में बराबर होता है। नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना के आएगी उतना ही एंगल बना करके रेज चली जाती है। तो अब देखिए आते हैं इसका आंसर पे, क्या क्या आंसर है। तो इसके दो लॉ होते हैं। फर्स्ट देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। यानी इंग्लिश मीडियम वाले को लिखने का रहेगा, इंग्लिश में लिखने का रहेगा तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी सेकेंड में परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होता है, या तो परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। इंग्लिश में उसी को कैसे लिखना है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। दैट सॉल्व। यानी ये लिख देंगे, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन के बारे में। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या था ये भी समझा दिए। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है यहां पे प्रकाश का अपवर्तन के नियम को लिखें, यानी राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले समझ लेंगे कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, यानी प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तब आसानी से इसका लॉ को लिख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहां पे समझ लें, देखिए कि ये जो अपवर्तन होता है जब लाइट रेज यानी प्रकाश की किरण एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम में जाती है,
यानी एक प्रकाशीय माध्यम मान लो विरल है और दूसरा सघन है, तो विरल से सघन में जाएगी या फिर सघन से विरल में आएगी, ऐसा। तो देखिए यहाँ पर सपोज कर लिए, देखिए ये बाउंड्री है, इधर है मान लो फर्स्ट मीडियम जो क्या है μ1 है, और ये क्या है μ2 है। ये मान लो क्या है यहाँ पे विरल है, और ये क्या हो गया यहाँ पे सघन हो गया, ठीक है। इधर से रेज ऑफ लाइट आती है इस बाउंड्री पे, ऐसे आ रही है, तो यहां पे ये नॉर्मल खींच दो, ये है आपतित, ये क्या है आपतित किरण आ रही है ऐसे। अब देखो आपतित किरण आ गई और यहां पर एक एंगल बनाती है ये, तो ये एंगल आई होता है। जाना चाहिए था कैसे, ऐसे जाना चाहिए था। तो जैसी सघन माध्यम में जाती है तो इसकी स्पीड कम हो जाता है, ठीक है, लाइट की स्पीड कम जाती है, जिसके कारण ये क्या होती है बेंड कर जाती है इधर की तरफ, और यहां पे एंगल बनाती है ये आर एंगल, ठीक है, अपवर्तन कोण। और ये क्या हो गया अपवर्तित किरण हो गया, तो ये हो गया अपवर्तित किरण, ठीक है। इसका नाम लिख भी सकते हो अपवर्तित। और ये जो कोण है इसका नाम पड़ गया अपवर्तन कोण। तो अभी देखा है आपने कि विरल से सघन में गई तो नॉर्मल की ओर बेंट कर गई, यानी एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश की है, यानी एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई। तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो ये तो होगा इधर की ओर बेंडिंग हुआ, किधर नॉर्मल की तरफ, और यही यदि ये मान लो μ1 है जो कैसा है सघन है, लेकिन μ2 है यानी विरल है, यानी ये देखिए विरल वाले में ये μ2 कम होता है। μ2 यहाँ पर क्या है मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और μ1 क्या है प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक। प्रथम माध्यम किसको मानेंगे जिससे लाइट रेज आएगी, जिसमें जाएगी उसका दूसरा माध्यम नाम रखेंगे। अब देखो यहाँ से रेज ऑफ लाइट आ रही है, तो जिस पॉइंट पे आएगी वहां पे क्या करो नॉर्मल खींचो, और इसके साथ एंगल आई बनेगा। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या हुआ इस माध्यम में आई माने विरल में, तो स्पीड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो जैसी स्पीड बढ़ता है वैसी क्या होती है अपने जिस रास्ते से आ रही थी तो नॉर्मल से दूर की तरफ चल जाती है ये, तो ये एंगल आर हो गया। यही क्या है तो देखो यहाँ पे विरल से सघन में और यहाँ पे सघन से विरल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद ये समझना है कि देखिए इसका ला कैसे लिखेंगे। तो देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे ये अभिलंब है जो एक ही समतल में है। कब? जब विरल से सघन में जा रही है या तो सघन से विरल में आ रही है, दोनों केस में वही है, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर प्रथम नियम तो हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। इसी को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। लेकिन अगला कंडीशन, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी देखिए द रेशियो ऑफ साइन आई ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। ये क्या है? स्नेल्स लॉ है। जैसे देखिए होता क्या है यहाँ पे एक्चुअली, देखिए ये हुआ साइन i और ये हुआ साइन r, एक कांस्टेंट होता है। एक कांस्टेंट कौन सा होता है? तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। वो भी कौन सा? सेकेंड माध्यम का फर्स्ट माध्यम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, जो आपेक्षिक होगा। तो इसको लिखते हैं μ2 बाई
μ1। और यही देखो फिर बन जाता है स्नेल्स लॉ। μ1 इधर चलाया तो साइन आई के साथ, तो देखो μ1 साइन आई, और μ2 इधर चलाया तो μ2 साइन आर। यही क्या है, स्नेल्स लॉ है। तो ये हो गया सेकेंड नियम, तो यहाँ पे नोट हो गया। अब आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे है सवाल है, क्या सवाल है जरा देख लें इसको। ठीक है, देखिए माध्यम ए में प्रकाश की चाल, यानी प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी ये V1 दे रखा है, कितना है 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गया। अब देखिए माध्यम बी में प्रकाश की चाल, यानी दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल दे दिया गया, कितना है, तो 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। माध्यम ए का देखो अपवर्तनांक दे दिया, म्यू ए अपवर्तनांक, और माध्यम बी का म्यू बी अपवर्तनांक है। यानी देखिए प्रथम माध्यम ए का तो अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। तो यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, तो ये V1 लिख देंगे, C/V1 प्रथम माध्यम है ये, और इसी तरीके से μ2 म्यू बी लिख देंगे C/V2, यानी दूसरे माध्यम में आ गया, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। अब क्या करना है, μA/μB का मान क्या है। अब देखिए इसको इंग्लिश में एक बार, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए हो गया ये, देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज इतना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए μA हो गया μA, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी इज μB दे दिया गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ μA/μB, यही निकालनी है, यानी μA/μB। तो ऐसा करते हैं, μA तो क्या होगा C/V1, μB तो C/V2। अब जरा देख लें इसको, देखो μA/μB, C और C तो कैंसिल हो जाएगा, V2 ऊपर V1 नीचे, तो V2/V1 इक्वल टू, V2 की वैल्यू पुट कीजिए, कितना है 1.5 है, तो 1.5 इंटू 10⁸, ओके, बाय V2/V1, V1 की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁸। जरा देखिए इसको कैलकुलेट करके, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, यहां से कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा 15/25, यानी 3, और ये क्या आएगा 5, यानी 3/5 हो जाएगा। आगे का टॉपिक आता है, इसमें क्रांतिक कोण को परिभाषित करें, इसकी शर्तें लिखें। ठीक है, यानी डिफाइन क्रिटिकल एंगल, राइट इट्स कंडीशंस, यानी ये इसमें 2 सवाल दे रखा है। तो देखिए क्रिटिकल एंगल के बारे में समझा रहे हैं क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे कंडीशन समझ लें। देखिए ये बाउंड्री है, और इस बाउंड्री की मैं बात करूं तो यहां पर ये बाउंड्री जो है वो 2 मीडियम को अलग कर रहा है। ठीक है, 2 मीडियम को अलग कर रहा है, इधर का मीडियम और इधर का मीडियम। ठीक है, तो ये इसका मान लो अपवर्तनांक μ1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्या है μ2 है। सबसे पहले तो ये जो है ये सघन वाला है, और ये यहाँ पे विरल वाला है। ठीक है, अब देखिए सपोज कीजिए यहाँ पर इस तरीके से नॉर्मल डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लाइट रे लाए, इसकी एंगल आई है, तो ये क्या हो गया, इस तरीके से चली गई, ये एंगल आर हो गया।
अब यहाँ पे कुछ देख रहे हो कि ये डेंसर से यानी सघन से किस में जा रहा है, विरल में जा रहा है। तो जब ये सघन से विरल में जाएगा तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर हटेगा। अब नॉर्मल से जब दूर हटेगा, देखो तो डिफिनिट है कि आई को और बढ़ाइए और दूर हटेगा और दूर हटेगा, आई को बढ़ाते जाएंगे आर बढ़ते चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो आर है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, इस समय आर 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इस समय आई को बढ़ाए हो, आई क्या है, बढ़ गया है इतना, और ये आई जो है इस समय जिस समय 90 डिग्री हुआ उसी समय ये सी हो गया, यानी क्रिटिकल एंगल हो गया। यानी आपतन कोण है ये, और ये ऐसा वैल्यू है जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। लेकिन देखिए 90 डिग्री तो हो गए, लेकिन इसके लिए क्या सिचुएशन है, डेंसर से रेयर में जाना, तभी पॉसिबल है, तभी जो है से आई से आर बड़ा हो सकता है, ऐसे बड़ा नहीं हो सकता है। अब यहां पे समझ लें जरा, ये μ1 से इसमें गया μ2 में, यानी डेंसर से रेयर में गया, यानी सघन से विरल में गया। तो यहां से क्या होगा, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। कौन सा नियम है ये, स्नेल्स लॉ है। जहां भी रिफ्रैक्शन होगा वहां पे स्नेल लॉ आना जरूरी है, ठीक है। तो ले लाएं, तो ये क्या है μ1, ओके, और साइन आई है, तो साइन आई क्या होगा, साइन सी हो जाएगा, और ये क्या होगा μ2 रहने दो, और यहाँ पे क्या रखोगे साइन आर, तो साइन कितना डिग्री, ये आएगा 90 डिग्री, यानी साइन 90 कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए यहाँ से μ1 और ये आएगा साइन सी इज इक्वल टू ये क्या आएगा μ2, और साइन 90 कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब देखो तो साइन सी इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, ठीक है। सो सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, ऐसा दे दिया जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। और साइन इनवर्स क्या होगा, तो यहां पर μ2 बाई μ1 आ जाएगा, μ2 बाई μ1। तो एक क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला भी हो गया, ठीक है, और क्रिटिकल सिचुएशन हो गई। तो यही यहां पर देखिए डिफिनीशन इसका, क्रांतिक कोण का, क्रिटिकल एंगल का, सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिनके अनुरूपी अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी द इंसिडेंस एंगल इन डेंसर मीडियम corresponding to refraction angle of 90 degree in rare medium is called critical angle, ठीक है। यानी देखिए यहां पर तो ये तो हो गया। अब देखिए इसको क्रिटिकल एंगल क्यों बोला गया। क्रिटिकल का मतलब होता है क्रांतिक, क्रांति मतलब होता है बदलाव। यदि देखो आई को यदि छोटा करोगे तो अपवर्तन हो जाएगा, और यही आई को और बड़ा कर दोगे तो इसी माध्यम में लौट जाएगा, इसी माध्यम में देखिए इस तरीके से लौट जाएगा, ऐसे देखिए आई को और बड़ा कर दीजिएगा तो इसी माध्यम में क्या होगा, लौट आएगा, यानी परावर्तन हो जाएगा। इसको बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कब, जब आई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन सी हो जाएगा, तो यहां पे परावर्तन हो गया। तो देखिए ये ऐसा एंगल है जिससे छोटा करोगे तो अपवर्तन होगा, जिससे बड़ा करोगे तो परावर्तन होगा, यानी बदलाव लाने वाला है ना। उसको थोड़ा सा चेंज करोगे तो बदलाव आ जाएगा। तो यही है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल। इसमें तो सिंपल देख लिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होगा तभी ऐसा होगा, ऐसे उल्टा करोगे विरल से सघन में लाओगे तो ऐसा केस नहीं बन सकता है। यानी देखिए कंडीशन क्या हुआ, शर्तें क्या हुई, किरण को सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए, सही बात है, एक कंडीशन हुआ।
दूसरा कंडीशन ये है कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री होना चाहिए। क्रिटिकल कंडीशन होने के लिए यानी क्रांतिक कोण होने के लिए क्रांतिक कोण कौन होगा? आपतन कोण। लेकिन उस समय अपवर्तन जो कोण है वो 90 डिग्री की होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं आगे है क्या। नेक्स्ट इसमें है किसी पतले ठीक है लेंस है, यहां पे पतले लेंस के लिए सूत्र 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 को स्थापित करें। यानी इटेब्लिश द फॉर्मूला फॉर थिन लेंस गिवन बाई इतना। यानी कोई पतला लेंस है और पतले लेंस के लिए क्या करनी है? यहां पर सूत्र निकालना है, इतना स्थापित करना है संबंध, जिसको लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यहां पे लेंस मेकर फॉर्मूला, ये है लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, यानी इसी को यहां पर दर्शाना है, स्थापित करना है संबंध, प्रूफ करके देना है। तो देखिए सबसे पहले समझिए, लेकिन लेंस कैसा है? पतला लेंस है। चलिए देखिए, एक लेंस बना लो, ये लेंस बन गया और इसका ये प्रथम फेस है, ये द्वितीय फेस है, सरफेस है। अब देखिए ये इसका क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस हुई, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ। अब देखिए कोई भी दूरी कहां से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से, यानी प्रकाशीय केंद्र से लेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखो, ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने। तो ये जो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी इसको यू बोलेंगे, वस्तु दूरी बोले। यहां से एक रे चलेगी जो सीधे चलती चली जाएगी। ठीक है, ये सीधे चलती चली जाएगी, जा रही है चलती हुई। अब देखो यहां पर क्या होगा, एक दूसरी रेज को भेजते हैं, यहां से भेजें, जैसे इस सरफेस पर गया तो लेंस में एंट्री किया। इधर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस वाला μ2 है। इसको मान लो हवा है तो 1, हवा है तो 1 और ये μ2 को मान लो μ। ठीक है, अब देखिए जैसे इस सरफेस पर गई तो इस सरफेस पर क्या करो, एक नॉर्मल खींच दो। नॉर्मल कहां से खींचाएगा? तो इस सरफेस जो है, जो कर्व है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींचा गया नॉर्मल। तो किधर बेंट करेगी रेज? रेज बेंट करेगी नॉर्मल के तरफ, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है, ये बेंट कर गई। यदि फिर डेंसर से रेयर में नहीं जाती, केवल एक ही मीडियम रहता, तो ये इस रास्ते को ट्रेस करती और यहां पे जाके ये क्या बना देती? इमेज बना देती। ठीक है, तो अभी तो पहली बार रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज देखो यहां पर बनाया। तो इसकी डिस्टेंस को हम लोग डिसाइड कर लो कि ये जो डिस्टेंस है इसको मान लिया गया v डैश। ठीक है, यानी अब देखो यहां से फर्स्ट फेस से, फर्स्ट कर्व सरफेस से, क्योंकि लेंस का दोनों साइड कर्व सरफेस है, तो फर्स्ट फेस से रिफ्रैक्शन हुआ तो यहां पर इस तरीके से हुआ, कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ। तो इसके लिए जरा देखो समझ लो, यहां पे साइड में बताता हूं। यदि ये कर्व सरफेस है, देखो ऐसे, और ये इसका एक्सिस हुआ, और यहां पर यदि ऑब्जेक्ट रखते हो तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से लिया जाएगा u, तो यहां से चली गई रे, चलती चली जाएगी, यहां से ऐसे जाएगी और फिर ऐसे कट करेगी, यहां पे इमेज बनाएगी, यहां पे नॉर्मल डालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अब देखिए ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये v होगा। देखो ये फर्स्ट मीडियम μ1, ये सेकेंड मीडियम μ2। तो यहां पर रिलेशन होता है μ2/v, कर्व सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होती है, किससे? कर्व सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होती है,
और देखो तो ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा डिस्टेंस। तो देखिए संबंध होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। होगा ऐसा, दे दिया गया। तो अब देखिए ये हुआ कर्व सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होता है तब क्या होता है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r होता है। क्लियर। तो यहां पर भी जरा हम लोग एक नजर देखें, एक बार देखें कि इस में देखो इस सरफेस को भी साइलेंट रख रहे हैं, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। यदि ई वाला सरफेस वाला नहीं होता तो सीधे जाके कहाँ कट करता है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। यानी ये जो रेज जा रही है उसको तो यहाँ पे इमेज बनता, यानी इस सरफेस से, इस कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ। लाइट किधर से आई, μ1 से μ2 में गई, लेंस वाला मटेरियल में, ठीक है। इमेज कितना दूरी पर बनाया, v डैश दूरी पर। तो रिलेशन लगाएंगे, देखो μ2/v डैश माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1, अभी क्योंकि फर्स्ट फेस से ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ऐसा, अब देखो एक बात बतलाते हैं, इसका जो पोल है, इसका जो पोल है वो दोनों ऑप्टिकल सेंटर के काफी टच में है। क्यों, नियरेस्ट है, क्यों, क्योंकि ये पतला लेंस है। जितना पतला होगा उतना दोनों फेस नजदीक आएगा, नजदीक आएगा तो ऑप्टिकल सेंटर के करीब आएगा। इसीलिए यहां से भी डिस्टेंस लेंगे तो करीब किसका होगा, ऑप्टिकल सेंटर के करीब से होगा। यहां से यदि डिस्टेंस लेंगे तो कहां के करीब होगा, ऑप्टिकल सेंटर से करीब जाएगा, ठीक है। ये तो ऐसा करते हैं, यहां से नहीं लेकर के डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से ही ले रहे हैं, ठीक है। देखो तो ये क्या आ जाएगा, यहां पर μ2/v डैश, μ2/v डैश माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट फेज से है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। अब देखो आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहां पर इस फेस पर आया है, तो ये जो फेस है, जैसे ये फेस है तो इसका ये कर्व इधर के तरफ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, और यदि ये वाला फेस लेंगे तो ये कर्व इधर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। तो इधर होगा, सपोजिट मान लो इधर है C2। देखो तो यहां से डॉट 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 ऐसे खींच दिए नॉर्मल। तो अब क्या हुआ, उस समय रेयर से डेंसर में गया तो नॉर्मल के तरफ बेंड किया, इसके तरफ बेंड किया। अब क्या हो रहा है, ये देखो नॉर्मल ये वाला जा रहा है तो इधर नहीं जाकर, नज़दीक नहीं जाके दूर हटेगा। क्यों दूर हटेगा, क्योंकि उसका मेन रीजन है यहाँ पर डेंसर से रेयर में जाना, तो नॉर्मल से दूर हट गया और दूर हट के यहाँ पर जाके कट कर दिया। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगी, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, भी होगा यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर भी दे दिया जाएगा। चलिए ये तो भी दे दिया गया। तो अब क्या है, ये हो गया फर्स्ट मीडियम, ये हो गया सेकेंड मीडियम, इससे इसमें गया तो कितना डिस्टेंस हुआ इमेज का, भी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कौन होगा, भी डैश होगा। क्यों, क्योंकि इस फेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम ये I1 किया। तो देखिए अब लिखूंगा यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। ये हो गया प्रथम सतह से अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट फेस। अगर क्या हो जाएगा, दूसरे सतह से अपवर्तन, दूसरे सतह से अपवर्तन। तो अबर होगा μ1, क्यों, क्योंकि अबर μ2 से μ1 में जा रहा है, तो ये अबर जो रिफ्रैक्शन का कारण बनेगा, यानी सेकेंड मीडियम ये वाला बनेगा, फर्स्ट मीडियम ये वाला बनेगा। तो देखिए μ2/v माइनस, देखो μ1/v माइनस μ2/ ये हो जाएगा इसमें, देखिए v डैश इज इक्वल टू
μ1 माइनस μ2 और बाई R2, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब ऐसा करता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट और ये प्लस सेकेंड हो जाएगा, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड से चलो, देखो μ2 बाई V डैश माइनस μ1 बाई U, ओके, और इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R1। इसके बाद देखिए सेकेंड को लाइए, μ1 बाई V माइनस μ2 बाई V डैश, और ये आ जाएगा μ1 माइनस μ2 बाई R2। इन दोनों को क्या करनी है, ऐड करनी है। तो जब ऐड करनी है तो देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले यहाँ तो बात ये है कि जैसी ऐड करोगे तो ये दोनों जीरो बना लेगा, यानी हट जाएगा। ठीक है, इसको दिखा के नहीं काटना है, मन में ही अपने में हटा देना है, क्योंकि दोनों ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों तो एक प्लस है एक माइनस है, तो जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे μ1 बाई V, ठीक है, ऐड करो अब इसको, माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू, ये क्या होगा, μ2 माइनस μ1 बाई R1, प्लस कर दो, यहाँ पे μ2 है, μ1 माइनस μ2, और ये तो R1 और क्या आएगा, R2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे करते हैं, μ1 कॉमन कर लीजिए, तो 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R1, माइनस कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाई R2। ठीक है, ऐसा। अब देखो इसको ऐसे ही रहने देंगे, तो ये तो रह जाएगा μ1 इंटू 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू, देखो यहाँ से ऐसा रहने दिए, μ2 माइनस μ1 दोनों से कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 हो गया ऐसा। μ1 को ले जाइए डिवीजन में, तो 1 बाई V माइनस 1 बाई U होगा इज इक्वल टू, देखो यहाँ से आएगा तो μ2 बाई μ1, इसके साथ डिवाइड करोगे तो 1, और ये क्या हो गया 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब देखिए किसी भी लेंस की मैं बात करूं, जैसे ये लेंस है, ठीक है, तो यदि इन्फिनिटी से आएगी रे, इन्फिनिटी से आने का मतलब हुआ U इनफाइनाइट है, तो कहाँ पे कट करती है जाके, ये कट करती है इस पॉइंट पे जिसको फोकस बोलते हैं, यानी जब U इन्फिनिटी पर होगा तो V कहाँ पे होगा, यहाँ पे फोकस पे होगा। ओके, तो यदि मैं यहाँ से कंसीडर कर लूँ कि U इनफाइनाइट है तो V क्या होगा, F होगा, फोकस पे इमेज बनेगा। ठीक है, कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। चलिए, तो 1 बाई V है, 1 बाई V यानी 1 बाई F, और ये क्या होगा माइनस 1 बाई U, तो U का वैल्यू इनफाइनाइट इज इक्वल टू μ2 माइनस म्यू, देखो सॉरी यहाँ पे μ2 बाई μ1, तो ये आप केयर करें कि देखिए इधर एयर है, या तो ऐसे लिख सकता हूँ, एयर नहीं भी देखिए रहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ सेकेंड मीडियम का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या तो केवल μ2 का वैल्यू म्यू, μ1 का वैल्यू 1, तो म्यू बाई 1 केवल म्यू भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। देखिए
तो 1/इनफाइनाइट क्या होगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे 1/f इज इक्वल टू, इसको सिर्फ म्यू लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है μ/1 होगा, μ/1 तो म्यू और -1 और इनटू 1/r1 -1/r2 ये हो गया। यही तो प्रूफ करना था। इसी को क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। यदि यहां पे मैं बात करूं आगे, देखिए यदि यहां पे मैं कंसीडर करूं, क्या कंसीडर करूं, सो जरा देख लो। देखिए इसकी वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए μ-1 इंटू 1/r1 -1/r2 यही तो है, क्योंकि μ2/μ1 तो μ/1 यानी म्यू, तो ये आ रहा है 1/f, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 1/v माइनस 1/u, इसकी वैल्यू जो होगी वो 1/f होगी, 1/f यानी 1/f। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा लेंस फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर लेंस फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया, लेंस मेकर फार्मूला हो गया, यानी एक ही साथ दो फार्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, अब ये तो हुआ डिराइवेशन की मेथड, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दो लाइन अपने से एडजस्ट कर देनी है। इस लेंस का नेम दे देना है mn। ठीक है, ये लेंस क्या है, mn है, जिसकी फर्स्ट फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या r1 और सेकेंड फेस यानी दूसरे जो सतह है, फेस है, उसकी वक्रता त्रिज्या r2 है, जिसके प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट वो रखा गया जिसका इमेज फर्स्ट सरफेस से I1 और सेकेंड फेस से फाइनल इमेज I प्रिंसिपल एक्सिस पे बनता है, जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और इसका जो फाइनल इमेज है उसकी डिस्टेंस भी है। इस तरीके से फिगर के अकॉर्डिंग दो लाइन लिख देनी है, लिखने के बाद बारी बारी से आगे बढ़ते चली जानी है, और इस तरीके से ये क्या हो जाता है, यहाँ पे डिराइव हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला दैट सॉल्व हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपवर्तनांक, यहाँ पे देखो हो गया है मिस थोड़ा, ये है 1.5, देखो 1.5 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोतल लेंस निर्मित करने हैं। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, यानी एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड विथ ए ग्लास ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, the focal length of product is to be 20 centimeter. Find the radius of curvature. Radius of curvature बतलानी है। देखिए लेकिन कैसा लेंस है जरा ये समझिए। लेंस है, देखिए ये, इसका नाम क्या है, तो दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के, यानी ये हो गया R1 और ये हो गया R2, उभयोतल लेंस, उभयोतल मतलब उभय जोड़ उत्तल, यानी दोनों सतह उत्तल है, इधर से भी उत्तल इधर से भी उत्तल, दोनों की वक्रता त्रिज्या आपस में बराबर है, लेकिन इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वो 1.5 है, दे दिया गया ऐसा। लेकिन अब बात करनी है इसकी फोकस दूरी की, तो इसकी जो फोकस दूरी है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या जब दोनों आपस में बराबर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वही वक्रता त्रिज्या यहाँ पर निकालनी है। तो वही वक्रता त्रिज्या निकालनी है, सेम वक्रता त्रिज्या निकालनी है। तो अब देखिए वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो पहले R1 मान लो, R1 ही प्रथम सतह वाला होगा, इसका सेंटर किधर होगा, इधर होगा, तो डिफिनिट है कि इधर होगा, तो ये प्लस R होगा। R2 ले लो तो इसका इस फेस की जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी ये इधर होगी C2, तो ये क्या होगा, -R होगा। ठीक है, अब देखो मुझे ये दोनों माने R निकालनी है, तो यहाँ पर अब क्या करोगे, फार्मूला यूज करो लेंस मेकर, जो कि कितना आएगा
म्यू माइनस 1 और इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होगी। ये होगा ना, देखो ये आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग डिसाइड करते हैं। देखिए 1/f तो 1/20, म्यू माइनस 1 तो म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 तो r माइनस 1/r2 तो r2 माइनस r, यहाँ पे लाके लगा दिया। अब देखो 1/20 इज इक्वल टू 1.5 माइनस क्या है 1 है, ठीक है। तो ये कितना आएगा 0.5 आएगा इंटू 1/r प्लस 1/r, ठीक है। तो 1/20 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2/r आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे 1/20 है तो 0.5 इंटू क्या आएगा 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/r। ओके, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो इधर से इधर, इधर से इधर, तो r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यानी दोनों सतह की जो वक्रता त्रिज्या समान है वो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी उसको निकालें, यानी वक्रता त्रिज्या। तो कितना है 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर इसका आ गया। देखो r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे इसकी आंसर आ गई वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट के तरफ, अगले न्यूमेरिकल के तरफ। क्या है वो देखिए, यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल दे रखा है, दो पतले उत्तल लेंस जिनकी क्षमता 5 डायोप्टर और 2 डायोप्टर है। यानी एक की क्षमता 5 डायोप्टर, दूसरे का 2 डायोप्टर है। एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर समाक्षीय रूप में रखा गया है। लेंस युग्म की फोकस दूरी और क्षमता निकालें। यानी दो लेंस है, दोनों की पावर दे रखा है, ठीक है। दोनों की बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है और एक ही अक्ष पे दोनों है, ठीक है। तो उस जो लेंस को कंबाइंड कर रहे हैं, दोनों लेंस को कंबाइंड करने से उसकी फोकस दूरी क्या होगी, और जो कंबाइंड करने से बन रहा है, मिलाने से दोनों को बन रहा है, उसकी शक्ति क्या होगी, उसकी क्षमता क्या होगी। इंग्लिश में जरा देख लिया जाए इसको एक बार। 2 thin लेंस ऑफ पावर 5 डायोप्टर एंड 2 डायोप्टर आर प्लेस्ड कोएक्सियली, ठीक है, एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट समझना होगा कि ये जो पावर ऑफ लेंस है, यानी लेंस की क्षमता है, वो क्या है, ठीक है। और दो लेंसों को यदि कुछ दूरी पे रखेंगे तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, कैसे होगी, और उसकी पावर क्या होगी, इसको समझना है। देखिए, तो सपोज कीजिए ये मान लीजिए लेंस है, मैंने मान लिया ये लेंस है, ठीक है। तो लेंस में देखिए होता क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से रे ऑफ लाइट जा रही है पैरेलल, तो ये पक्का पता है कहां से जाती है, फोकस से होकर जाती, यानी जाना था सीधा लेकिन चल गया फोकस से, यानी ये क्या किया, बेंड करने का काम किया, मोड़ने का काम किया। यही बेंड करने की जो बेंडिंग एबिलिटी होती है, मोड़ने की जो एबिलिटी होती है, इसी को लेंस की क्षमता बोलते हैं या तो लेंस की शक्ति बोलते हैं। मतलब ले जाना चाहिए था पैरेलल ही, लेकिन मोड़ दिया गुजरने के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद। तो ये देखिए पावर होता है इज इक्वल टू 1/f होती है, ठीक है। यानी जो मोड़ दिया इधर, मिलाने का काम किया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ, यानी इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव है तो इसकी पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और यही यदि ऐसा होता, ठीक है, एक कनकेव होता, एक कन्वेक्स हुआ, एक कनकेव होता, जा रही है पैरेलल, ये क्या की इधर मोड़ेगी तो ये डाइवर्ज करने का काम की, तो इसका जो फोकस दूरी होगी वो नेगेटिव होगी और पावर भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसका पावर पॉजिटिव होगा क्योंकि फोकस दूरी पॉजिटिव है। या तो कन्वर्ज करने का काम किया, प्रिंसिपल एक्सिस तरफ मोड़ने का काम किया, और ये क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भेज दिया, तो इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव।
इसका एसआई यूनिट डायोप्टर होता है और 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर होता है। ये हो गया। अब देखिए दो लेंसों को एक साथ कंबाइंड कर दो ऐसे, या और एक दूसरा लेंस लाया ऐसे, इसकी फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी f1, इसकी फोकस दूरी f2। बोला जाएगा ये देखो एक ही अक्ष पे है, लेकिन क्या है, कांटेक्ट में है, एक दूसरे के संपर्क में है। तो जब एक दूसरे के संपर्क में रहेगा तो इसकी फॉर्मूला होती है कॉम्बिनेशन का, कंबाइंड का रिजल्ट 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। एक हो गया जब कांटेक्ट में रहेगा तब, और यही जब कुछ डिस्टेंस पे रहेगा। देखो ये फर्स्ट लेंस है, फोकस दूरी f1, ये सेकेंड लेंस है, फोकस दूरी f2, दोनों के बीच की दूरी d है। तो इसकी फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। ये रिलेशन हो गया कॉम्बिनेशन के लिए, कंबाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग डिसाइड करते हैं। देखिए फर्स्ट लेंस का है और ये सेकेंड लेंस का है पावर, तो इससे क्या कर लो, सबसे पहले फोकस दूरी निकाल लिया जाए। तो ये देखिए फर्स्ट है, कितना है, तो 5 डायोप्टर है, यानी 5 डायोप्टर को लिख सकता हूं 5 पर मीटर। तो यहां से देखिए फार्मूला क्या होता है पावर का, देखो ऐसे होगा P1 इज इक्वल टू 1/f1, तो f1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/P1। तो 1/P1, P1 की वैल्यू 5 पर मीटर, यानी मीटर को ऊपर लेके चले जाओ, पावर माइनस में तो ऊपर प्लस में, तो 1 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर बाई 5, तो ये क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट लेंस की पावर 5 डायोप्टर है, लेकिन फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर है फोकस दूरी। अब देखो दूसरे लेंस के पास पहुंचो, इसकी पावर कितना है, तो 2 डायोप्टर है, ये तो प्लस में है, ये भी प्लस में है। प्लस वाला कौन होता है, तो कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो ये 2 डायोप्टर यानी 2 पर मीटर, तो P2 इज इक्वल टू 1/f2, तो f2 इज इक्वल टू 1/P2 यानी 1/2। अब पर ये मीटर लिखेंगे पर मीटर, ठीक है, इसको पर मीटर लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा मीटर, तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बाई 2 यानी 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको डिसाइड करनी है फोकस दूरी कॉम्बिनेशन का क्या होगा और क्षमता क्या होगा, निकालनी है। तो देखिए ये क्षमता क्या है सब कुछ बता दिए, मोड़ने की जो कैपेसिटी है, मोड़ने की जो एबिलिटी है वही है, जो P इज इक्वल टू 1/f, कॉन्टेक्ट में रहेगा कि तो ऐसा, और यदि दूरी पे रहेगा तो ऐसा। चलिए अब देखो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं, 2 लेंस है, लेकिन दोनों लेंस क्या चीज में है, दोनों लेंस पहले कैसा है, एक लेंस हो गया समाक्षीय है। देखो इसका फोकल लेंथ f1, ये दूसरा लेंस है, इसका फोकल लेंथ f2, इसके बीच की दूरी d, दोनों दिया हुआ है, दोनों देखो एक ही एक्सिस पे। फार्मूला क्या लगाना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। चलिए 1/f निकालना है, तो 1/f1 देखिए f1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या दोगे 20 प्लस 1/f2, f2 कितना है 50, देखिए f2 है 50 हो गया, माइनस d का वैल्यू 20 सेंटीमीटर,
तो यहाँ पे दे दो 20/20 इंटू ये होगा 50। ओके, अब देखिए यहाँ से ज़रा सोचिए, कैंसिल होने वाले को कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया। ठीक है, और देखिए सजा लीजिए पहले। अब देखिए यहाँ पे सजा लेता हूँ, 1/f रहेगा, 1/f रहेगा। ये क्या होगा, 1/20 होगा, प्लस 1/50 होगा, माइनस 1/50 होगा। तो ये और ये मिलके तो 0 बना लेगा। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/20, सो f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यानी ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है दोनों लेंस का, उसकी जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी वो कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जरा सोचिए यहाँ से, इसकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ जब इतना आया, फोकस दूरी इतना आया, तो इसकी पावर कितना होगी, तो P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1/f, f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, इसको किस में कन्वर्ट कर देनी है, तो मीटर में कन्वर्ट कर देनी है। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, 1/20 और सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट जब करोगे तो 100 से डिवाइड करना, तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और /20 ये मीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा 5 पर मीटर। पर मीटर मतलब डायोप्टर, यानी 5 डायोप्टर, यानी कॉम्बिनेशन की जो पावर आएगी वो 5 डायोप्टर आएगी। फोकल लेंथ आएगी 20 सेंटीमीटर। कैसा नेचर, पॉजिटिव नेचर। ठीक है, ये हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ देखिए, एक कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का रेखा चित्र खींचे। यानी एक प्रिज्म लेनी है और उस प्रिज्म से प्रकाश की अपवर्तन करवानी है। ठीक है, और उसकी रेखा चित्र खींचना है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए सूत्र निकालें, और उसकी अपवर्तनांक को कैसे निकालेंगे, उसके फार्मूला को डिराइव करनी है, उसके फार्मूला को निकालनी है। यही मैटर है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे रेखा चित्र खींचनी है, एक स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले रेखा चित्र खींचनी है यदि, तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। ठीक है, यदि इस फेस और इस फेस से अपवर्तन करवाओगे तो ये वाला प्रिज्म एंगल होगा, और ये प्रिज्म का क्या होगा, यहाँ पर बेस होगा। ठीक है, और इसका नाम रख दीजिए ए, और ये बी, और ये सी, तो प्रिज्म हो गया ABC। अब देखिए इधर से रे ऑफ लाइट को लाइए, आ रही है लाइट, जैसी इस पॉइंट पर आती है तो इस पॉइंट पे ऐसे डॉट 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 नॉर्मल खींच दीजिए। ठीक है, अब देखिए जाना चाहिए था इसको इस रास्ते से ऐसे, लेकिन AB सरफेस पर क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो क्या होगा, ये क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इधर तो एयर है, यानी रेयर से डेंसर में गई तो नॉर्मल के तरफ मुड़ेगी। इस पॉइंट का नाम रख दीजिए M, मुड़ गई इधर के तरफ। ठीक है, तो ये एंगल बना ली यहाँ पर I कितना पे, I पे, और ये एंगल बना ली यहाँ पे R1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा प्रथम सतह से अपवर्तन, तो स्नेल लॉ लगाओ, ये हो जाएगा 1
इधर का माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई इज इक्वल टू म्यू, ये होगा साइन R1, यानी म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन R1। ये तो पहली बार हो गया। अब देखो जैसे इस सरफेस पे पहुंची तो अब क्या होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा इस मीडियम से इस मीडियम में, यानी क्या, अबर है डेंसर से रेयर में। ठीक है, तो इस पॉइंट पे फिर नॉर्मल खींचो, नॉर्मल खींच दिए, इसका नाम दे दो एन पॉइंट। अबर क्या होगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, तो अबर जो है यहां पे नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो ये हो गया ई, जिसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, और ये जो है इमरजेंट रे है, और ये जो एंगल बनाएगी यहां पे ये R2 बनाएगी। ठीक है, R2 बन गया। अब देखिए ये हो गया द्वितीय सरफेस, यानी दूसरे सरफेस, कौन सतह, AC, दूसरे सतह से अपवर्तन हुआ, यानी यहां पर लिख दूंगा अगर दूसरे सतह से अपवर्तन। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, इस मीडियम से इस मीडियम में जाना, तो यहां पर स्नेल लॉ फिर लगाओ, μ1 साइन R2 इज इक्वल टू ई मीडियम 1 साइन ई होगा, तो ये हो गया म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन ई, तो ये आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू साइन ई बाई साइन R2। दैट मीन्स म्यू इज इक्वल टू, पहली बार मिला है प्रथम वाला से, साइन आई बाई साइन R1, साइन आई बाई साइन R1, इससे साइन ई बाई साइन R2 मिला है। ठीक है, अब देखिए इतना तो दे दिया गया, ये तो सिचुएशन हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा समझनी ये है कि देखिए ये वाला क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये क्या है, यही फर्स्ट जो सवाल है, एक कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का रेखाचित्र खींचे, यानी ड्रा ए रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। ठीक है, दिखा दिए, अपवर्तन भी दिखा दिए उससे, है ना, अपवर्तन का कंडीशन भी लगा दिए, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप का जवाब। लेकिन अब दूसरे स्टेप का जवाब देनी है, तो यहां पर क्या करनी है, अपवर्तनांक निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, ए एम और यहां पर दे दो कोई चीज, एन हो ही गया, इसको पी दे दो, ए एम पी एन एक क्वाड्रेटरल है, यानी चतुर्भुज है, जिसमें ए बी जो लाइन देख रहे हैं, ए बी जो देख रहे हैं यहाँ पे, उसमें ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल, यानी यहाँ पर ये एंगल कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। उसके बाद देखिए ये जो AC है उस पे ये क्या है, नॉर्मल है, यानी ई भी यहाँ पे 90 डिग्री बनाया जा रहा है। ठीक है, यानी इसको ऐसे देखिए, यहाँ पर अब सेकेंड पार्ट जब सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर M पॉइंट है, यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे N पॉइंट है, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे ऐसे, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो इसमें क्या होगा, चारों कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि टोटल 360 में ये 90 90 180 खुद हो गया, तो 180 ना बचा ये दोनों। ठीक है, तो इतना लिख दोगे, हो गया, यानी एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A होगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो ट्रायंगल बना एम पी एन तो एम एन पी, तो एम एन पी में चलो, देखो ऐसा है ट्रायंगल, इस तरीके से ऐसे है एम एन पी, ये है R1, ये है R2, ये एंगल P है, एंगल P प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये P जो है उधर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो P के जगह पे कितना रख सकते हो, 180 डिग्री माइनस ए प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखो 180 उधर जाएगा तो जीरो बना लेगा, 180 माइनस 180 माइनस है तो उधर प्लस, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। हो गया एक स्टेप। अब देखिए यहां पर हम लोग डिसाइड करें, देखिए इस तरीके से ये तो इधर गया है, ये R1 है। अब देखिए ये टोटल I है तो ये टोटल I होगा। तो देखिए यहां पे थोड़ा सा समझ लें, इस तरीके से गया है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे ऐसे, तो ये है R1 और इस तरीके से, तो ये जो है I और ये क्या होगा R1, तो E वाला जो एंगल बचेगा, E वाला क्या लिखेंगे इसमें, टोटल देखो इतना है और इतना है इक्वल, ये R1 हो गया तो ये कितना बचेगा, टोटल I में R1 माइनस कर दोगे तो I में R1 माइनस हो जाएगा। अब उसी तरीके से जरा मैं इसकी बात करूं, ये है E तो टोटल हो गया E, तो ये वाला क्या बचेगा, ये बचेगा टोटल E में ये R2 माइनस कर दो तो E होगा E माइनस R2। तो अब ये जो डेल होगा, जरा इसके बारे में सोचो, तो डेल कितना होगा, ये देखो एक्सटर्नल एंगल है, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण है, तो बाह्य कोण के सम के, देखो बाह्य जो कोण होगा अंतः कोण के सम के बराबर होगा। तो यहां से मैं यदि लिख दूं डेल इज इक्वल टू, तो क्या होगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। हो गया ऐसा। अब देखिए डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 प्लस R2 तो A, तो डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस क्या होगा, ए होगा, डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ए दे दिए। अब लेकिन देखो यहां पे लिख देता हूं फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन कहने का मतलब हुआ कि जिस समय बहुत कम विचलन होता हो, जिस समय बहुत कम विचलन होता हो, तो वो केस कब होता है, जब I बराबर E होता है, यानी जिस समय I और ये जो E है वो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो डेल की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, यानी मिनिमम डेविएशन होगा। तो उस केस में क्या होगा, जब I और E बराबर है तो R1 और R2 भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, हो गया ऐसा। तो अब देखिए यहां पे सवाल को समझिए, देखिए I और E बराबर है, R1 R2 बराबर है, तो देखिए कब, जब डेल मिनिमम होगा तो डेविएशन मिनिमम, तब डेल मिनिमम I और E बराबर है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे डेल मिनिमम यानी I और प्लस E का भी I और माइनस ए हो गया, तो ए इधर आ जाएगा, तो डेल मीन प्लस ए इज इक्वल टू 2I, तो यहां से I इज इक्वल टू डेल मीन प्लस ए बाई 2 हो गया। अब देखो
R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। तो जिस समय मिनिमम डेविएशन है उस समय तो दोनों आपस में बराबर है, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। तो ये होगा 2R1 बराबर ए। तो R1 बराबर a/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने म्यू निकाल चुका हूँ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन R1। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हो म्यू इज इक्वल टू साइन आई और बाई क्या लिखे हैं, साइन R1। तो ये हो गया साइन R1। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई डेल मिनिमम के टाइम, देखिए ये हो गया डेल मीन प्लस a/2 इतना बाई, देखिए इस समय साइन R1 है तो साइन R1 क्या आएगा, R1 इज इक्वल टू a/2। इस तरीके से दे दिया गया। यानी जिस समय मिनिमम डेविएशन के स्टेप पे पहुंचे, मिनिमम डेविएशन के स्टेप पहुंचने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के ई के बराबर हो जाएगा, उस समय मिनिमम डेविएशन होगा, उस समय R1 R2 भी बराबर होगा। तो उस केस में आप म्यू निकाल सकते हैं। कौन सा फार्मूला डिराइव होकर आया, साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 है ना, और बाई टोटल का साइन a/2। ये हो गया। यहाँ से इस फार्मूले से म्यू निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का निकाल सकते हैं। तो एक मेथड मिल गया। ठीक है, यही तो निकालना था। ठीक है, यही तो निकालना था। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए सूत्र निकालें। ठीक है, तो ये हो गया डिराइव द फॉर्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। फर्स्ट यदि केवल रेखा चित्र खींचना रहेगा तो बस जो बताए हैं स्टार्टिंग में उतना ही खींच कर छोड़ देना है। मटेरियल का यदि अपवर्तनांक निकालनी है तब जो है से पूरे तरीके से लिखना है। ठीक है, तो ये रहा ऑप्टिक्स का बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल। फिर लेकर आएंगे इसका एक पार्ट और सब्जेक्टिव का, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को कंप्लीट कीजिए और सोल्व करते रहिए।